हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विथ टाइम 11 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले अध्याय में आप लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि इतिहास को कितने वर्गों में रखा गया है, उसका एक खाका आपने देखा था। और आज के इस वीडियो में, आज के यानी इस तीसरे भाग में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। यह एक ऐसा काल है जहाँ पे मानव एकदम निरक्षर है, यानी कि यह एक ऐसा काल, यह एक ऐसा समय जहाँ पे ना तो कोई लिपि है, कहने का मतलब है ना पढ़ना लिखना जानता है, और ना तो यहाँ कोई पढ़े जाने का कोई दावा है, यानी बिल्कुल पूरी तरह से एकदम मानव निरक्षर है। तो इसमें सबसे पहले बात हुई क्या प्रागैतिहासिक काल में। अभी हम बात करेंगे कि पाषाण काल इसे नाम क्यों दिया गया, यानी स्टोन एज। सर्वप्रथम नाम आता है 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज। नाम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज एक अंग्रेज हैं। कर्नाटक के रायचूर जिला याद रखिएगा। रायचूर जिले में लिंग सुगर किस स्थान पर, लिंग सुगर नामक स्थान पर पहली बार पत्थर के दो उपकरण कौन कौन से हैं, एक छुरा है आपका और दूसरा है तीर का फलक। दो उपकरण खोजे, जिसके कारण इन्हें प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। यानी जिस समय मनुष्य कुछ पढ़ना लिखना नहीं जान रहा है, एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे किसी लिपि का कोई साक्ष्य नहीं है, वहाँ पे एक अंग्रेज डॉक्टर प्राइमरोज जो है 1842 ईस्वी में लिंग सुगर यानी कर्नाटक के रायचूर जिले से लिंग सुगर नामक स्थान पर पहली बार दो उपकरण खोजते हैं, जो पहला है छुरा और दूसरा है तीर का फलक। इस उपकरण के माध्यम से जानकारी मिलती है कि इस काल के लोग जो है पत्थरों से अपना सारा काम किया करते रहे होंगे। तो पहली बार किसने खोजा था दो उपकरण, तो उनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज, और इसी नाते से इन्हें प्राग ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है, यानी पिता माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं पाषाण काल यानी स्टोन एज की। यह एक ऐसा समय है, जैसे हम कह भी सकते हैं एक अंदाज में कि दिशाएं हमारे वस्त्र हैं और वतन हमारा जंगल, पत्थर हमारे औजार हैं और शिकार हमारा भोजन। दोस्तों, यह एक ऐसा समय काल है जहां मनुष्य एकदम पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। ना तो उनके शरीर पर कोई वस्त्र है, ना तो खाने पीने की चीज़ें। जरा आप कल्पना करिए कि इस अवस्था में मनुष्य, दिशाएं ही उनका वस्त्र तय करेंगी। अर्थात इस घनाघोर जंगल में अगर कहीं भी मनुष्य निवास करना चाहेगा, जहाँ कहीं भी गुफा मिल जाता था वहाँ वो निवास कर लेता था। अर्थात एकदम नंग धड़ंग जहाँ कहीं भी स्थान मिलता, अर्थात दिशाएं ही उनके वस्त्र तय करती थी। और अगर हम बात करें कि उनका जो रहने का स्थान क्या था, तो उनका रहने का जो स्थान था वो जंगल ही था, यानी वतन ही उनका जंगल था। पत्थर हमारे औजार, यानी वो मनुष्य उस तरह के कह रहे हैं कि पत्थर ही हमारे औजार हैं। यानी उस घनाघोर जंगल में जहाँ वो रह रहे हैं, वो तमाम हिंसक जानवर हैं, जहाँ से बचने के लिए वो पत्थरों के औजार बनाना शुरू करेंगे और इस तरह से उनसे जो है अपनी रक्षा करेंगे। फिर है शिकार हमारा भोजन। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो लोग जीवित कहाँ रहेंगे। इस प्रकार से शिकार हमारा भोजन, शिकार ही उनका भोजन बनेगा। और इस तरह से जो मानव शिकार करने के लिए जाते हैं, वो शिकार खुद भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मानव शिकार करके किसी जानवर को लाया, मार करके खा लिया उसका कच्चा मांस, ऐसा नहीं है। वो खुद दूसरों के शिकार भी बनते जा रहे हैं। इसी क्रम में यह काल चलता रहता है। तो इस तरह से हम एक नए अंदाज में कह सकते हैं कि दिशाएं हमारे वस्त्र हैं, वतन हमारा जंगल, पत्थर हमारे औजार हैं, शिकार हमारा भोजन। इस तरह से हम बयां कर सकते हैं पाषाण काल को, यानी स्टोन एज को। इसका काल 25 लाख
ईस्वी पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक इतिहासकारों ने अपने अपने किताबों में दर्ज किया है। चूँकि मैंने काल को इसलिए नहीं लिखा, यहाँ से प्रश्न जो है कालों से संबंधित नहीं आते हैं, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको काल या समय मिलेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा आप इस पर मत जाइए। आप यहाँ से कंटेक्ट देखने का प्रयास करिए कि हमें वहाँ से कहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उसको हमको देखना है। दोस्तों, यह एक ऐसा काल है जहाँ से मनुष्य पूरी तरह से शिकार पर आधारित होता है और जो मनुष्य होता है नए नए पत्थरों का यूज करेगा। यहाँ पे देखेंगे जो पाषाण काल है इसे 3 भागों में बांटा गया। एक पुरा पाषाण काल जिसे हम पेलोलिथिक एज कहेंगे, फिर मध्य पाषाण काल जिसे हम मेसोलिथिक एज कहेंगे, फिर नव पाषाण काल जिसे हम नियोलिथिक एज कहेंगे। यानी नए नए कार्यों की शुरुआत यहाँ हो जाएंगी। जैसे अगर हम एक चीज़ की बात करें, मनुष्य यहाँ पे जो है आग की खोज कर लेगा, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं जानेगा। प्रयोग करना नव पाषाण काल में, यहाँ मनुष्य जो है सीधा जो है खाना बदोश यानी इधर उधर भटकेगा शिकार की खोज में, यहाँ तक भी भटकता रहता है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से मानव एकदम अस्थायी जीवन अपना निर्वाह करने लगेगा। इसको भी हम अलग अलग भागों में लेकर के आएंगे, लेकिन आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है पुरा पाषाण काल। पूरा जो पाषाण काल है, जो पेलोलिथिक एज है, यह काल बहुत लंबे समय तक चला, क्योंकि मनुष्य यहाँ पूरी तरह से अनभिज्ञ है, किसी चीज़ के बारे में वो जानता ही नहीं है पूरी तरह से। तो इसलिए यह 3 भागों में इसे जो है इतिहासकारों ने बांटा है और अलग अलग काल खंडों की अलग अलग विशेषताएं हैं, उसको हम परीक्षा की दृष्टि से भी जानेंगे। जैसे है पहला पूर्व या निम्न पुरा पाषाण काल, फिर है मध्य पुरा पाषाण काल, फिर है उच्च पुरा पाषाण काल। जो पूर्व या निम्न पुरा पाषाण काल है उसे लोअर पेलोलिथिक एज, मध्य पुरा पाषाण काल मिडिल पेलोलिथिक एज और उच्च पुरा पाषाण काल को हम कह सकते हैं अपर पेलोलिथिक एज। इस तरह से इसे 3 भागों में इतिहासकारों ने बांटा है। लेकिन हम बता दें, जो पुरा पाषाण काल है इसको जब इन लोगों ने बांटा तो इसको किस आधार पे बांटा, इस चीज़ को भी आप लोग जानने का प्रयास करिएगा। पत्थरों से बने औजारों तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पे बांटा है। तो चलिए मित्रों, अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं पुरा पाषाण काल यानी पेलोलिथिक एज। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के अलग अलग विशेषताओं को इसी में किस तरह से हमने समाहित किया है। परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं उसको हमने संग्रहित किया है। और चलिए अब हम लोग जो है इसमें एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निम्न या पूर्व, इसी को कहते हैं निम्न कहें या पूर्व पुरा पाषाण काल। आपसे सीधा प्रश्न किया जा सकता है कि पूर्व पुरा पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं, तो निम्न पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम मानव की बात करेंगे। देखिए अलग अलग है, मानव है, पत्थर है, उपकरण है, संस्कृति है, युग है, क्षेत्र है। यानी कि अलग अलग कालों में अलग अलग किस रूप में यह परिवर्तित होता गया, उसको अलग अलग काल की विशेषताओं को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मानव को देखेंगे कि मानव यहाँ इस काल में क्या कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पूरी तरह से यह निरक्षर है, खाना बदोश है और खाद्य संग्राहक है तथा शिकारी है। अब इसमें हम ये देखेंगे निरक्षर का मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, खाना बदोश का मतलब है ये अपने शिकार के क्षेत्र में, अपने भोजन के क्षेत्र में इधर उधर भटक रहा है। खाद्य संग्राहक का मतलब है जो वह कच्चा मांस खा रहा है उसे वो बचा भी रहा है अपने आगे के लिए, यानी कि कल हमको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके लिए जो है वो बचा करके वो रख भी रहा है, यानी कच्चे मांस को। फिर उसके बाद देखते हैं मध्य पुरा पाषाण काल में वही चलेगा और उच्च पुरा पाषाण काल में भी वही विशेषता मानव की रहेगी। कहने का मतलब है इसमें भी निरक्षर है, खाना बदोश है, खाद्य संग्राहक है और शिकारी है और इसमें भी वही चलेगी। चलिए ये हो गया मानव की बात। अब हम पत्थर की बात करते हैं कि इस काल में जो है मानव किस रूप में पत्थर का यूज किया, फिर इसमें किसका
किस पत्थर का यूज किया, फिर उच्च पुरापाषाण काल में किस पत्थर का यूज कर रहा है। तो यहां से सीधा आपसे प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो क्वार्टजाइट या स्फटिक जो पत्थर का यूज कर रहा है निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल में, वह क्वार्टजाइट पत्थर का यूज कर रहा है, यानी यह जो है एकदम भंगुर होता है। यानी कि यहाँ आप अभी हम बताएंगे इसमें बड़े बड़े औजार भी बनेंगे, जानवरों को मारने के लिए बड़े बड़े औजार बनाया जाएगा। तो यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर का यूज हो रहा है। सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल में कौन सा पत्थर है, तो क्वार्टजाइट या इसी को स्फटिक नाम देते हैं। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ क्वार्टजाइट था, अब क्वार्टजाइट से बदल करके यहाँ पे जैस्पर, फिलेंट और चर्ट। ऐसा नहीं है कि क्वार्टजाइट यहाँ नहीं है, यहाँ भी क्वार्टजाइट है लेकिन कम है। सबसे ज़्यादा जो है जैस्पर, फिलेंट, चर्ट, इन सब का जो है मध्य पुरापाषाण काल में जो है आने लगा है। उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे स्फटिक या जो क्वार्टजाइट है समाप्त हो जाता है, लेकिन इन सब की अधिकता हो जाती है। तो उसी रूप में इन सब की भी यहाँ है, जैसे जैस्पर, फिलेंट, चर्ट यहाँ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकता कैल्सीडोनी पत्थर का आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से आप पत्थर के रूप में विशेषता देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे उपकरण की। तो उपकरण में जो बन रहा है पेबल है, चापर है, चापिंग है, क्लीवर है, इस तरह के यहाँ जो है उपकरण यानी औजार बन रहे हैं। चलिए इसको देख लेते हैं ये सब क्या है कैसे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई नदी है, ये नदी है आपकी, तो जो पत्थर होते हैं पहले जब ऊपर से चलते हैं बहुत ऐसे जो है कटे पिटे होते हैं, तो ये इन नदियों के किनारे यहाँ पे ऐसे ऐसे किनारों से टकराते हुए तो कुछ इसका ये वाला भाग कट के कुछ इस रूप में हुआ, कुछ इस रूप में आया, और एक समय ऐसा आता है जब ये मैदानी भाग में आता है तो पूरी तरह से गोल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पेबल। पेबल नाम देते हैं। और यही पेबल जब इसको मानव तोड़ते थे तो इसका कुछ भाग जो है निकल जाता था, यानी कि इस रूप में जो है इसके कुछ भाग निकल जाते थे। यानी एक आकार ये निकल के इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, इधर आ गया, तो बीच का जो पोर्शन बचता था उसी को कहा जाता था कोर। यहीं पे समझ लीजिए, जो बीच वाला पोर्शन बचता था उसी को कोर कहा जाता था। और उसी कोर से ये जो उपकरण बनाए गए जैसे पेबल, चापर, चापिंग, क्लीवर, ये निम्न या पुरापाषाण काल के जो है औजार हैं, चापर, चापिंग, क्लीवर, तो ये इसी कोर से बने हैं। तो अभी हम आगे बताएंगे कोर संस्कृति क्या है, कोर संस्कृति इसमें पूछा जाएगा। तो पेबल, चापर, चापिंग, क्लीवर, तो इस तरह से यहाँ निम्न पुरापाषाण काल में ये औजार बन रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, इसकी खोज सर्वप्रथम डी.एन. वाडिया ने किया था। सोहन घाटी ये सिंधु नदी की जो है सहायक नदी है, जो आज विलुप्त हो चुकी है, जो है उसी सोहन घाटी में मिला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और संस्कृति है हैंडक्स संस्कृति, जिसे हस्त कुठार, यानी उस समय एक कुल्हाड़ी हुआ करती थी। तो वो कुल्हाड़ी किस रूप में हुआ करती थी इसको भी आप लोग जान लीजिए। जानवरों को मारने के लिए ये कुल्हाड़ी कुछ यूं रूप में होती थी, त्रिकोणा के आकार की कुल्हाड़ी होती थी यूं रूप में। तो इसको इस तरह से पकड़ते थे, ऐसे पकड़ करके जानवरों को सिर के ऊपर ऐसे मारा जाता था। इस तरह से जो है हस्त कुठार या कुल्हाड़ी है। इसको सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रसफुट ने 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से इस उपकरण को खोजा, इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि रॉबर्ट ब्रसफुट जो थे ये मूल रूप से भूवैज्ञानिक थे, यहाँ पे ये चीज़ जरूर ध्यान देना। और इन्होंने ही हैंडक्स की खोज की थी तमिलनाडु से, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की संस्कृति कहा जाता है। और ये सोहन घाटी से मिला है, यानी उत्तरी भाग से, इसलिए इसको जो है उत्तर भारत की संस्कृति कहा जाता है। भी आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं। तो जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो यहाँ पे स्क्रैपर, बोरर, ब्यूरिन, पॉइंट, इस तरह के औजार बनने लगते हैं। इसे दोस्तों
जो है आप लोग जरूर पॉइंट को नोट करिएगा और यहाँ से सीधा जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे स्क्रैपर, बोरर, ब्यूरिन पॉइंट है ही, साथ में ब्लेड, एक उपकरण आ गया, ब्लेड की प्रमुखता ज्यादा हो गई, इसीलिए इसे ब्लेड संस्कृति कहा गया। अब वो ब्लेड संस्कृति क्या है? ये दोनों तरफ के धार होते थे जानवरों को मारने के लिए, ऐसे आयताकार के रूप में, और यहाँ पे धार बनी रहती थी एकदम ब्लेड की तरह, जैसे आज आप लोग ब्लेड को यूज करते हो नाखून काटने के लिए या बाल काटने, छिलने, जो भी यूज करते हैं जो ब्लेड, वही ब्लेड है। तो बड़े बड़े आकार के रूप में यहाँ पे उच्च पुरापाषाण काल में, यानी हमने कहा ना कि जो है यहाँ परिवर्तन देखने को मिला। जो पाषाण काल था, पत्थर के बने औजार और जलवायु के आधार पर इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है, यानी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो यहाँ देखिए कि जो है बड़े बड़े औजार बन रहे हैं इस कोर संस्कृति से, और यहाँ पे स्क्रैपर, बोरर, ब्यूरिन पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे ब्लेड आ गया, यानी तेज धार वाले। यहाँ अभी आपने क्या देखा कि बड़े बड़े औजार सिर्फ इसी पत्थर के टुकड़े से निकले हुए भाग से बनते थे, लेकिन यहाँ मानव क्या कर रहा है? सुधार कर रहा है, और यहाँ पे जो पहटने की स्थिति है, यानी वहाँ धार की स्थिति जो बनाने की बन रही है, वो यहाँ आते आते आ गया है। चलिए अब हम बात करेंगे संस्कृति की। तो देखिए इसी कोर से हमने बताया था कि जो बीच वाला भाग निकला, इसी से जो है चापर, चॉपिंग, क्लीवर ये सब बने हैं, इसीलिए इसे कोर या सोहन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदी जो ऊपर उत्तर भारत में है, इसीलिए सोहन घाटी में सबसे पहले जो खोजा था वो D.N. वाडिया ने खोजा था सोहन घाटी से, इसीलिए सोहन संस्कृति या इसे उत्तर भारत की संस्कृति कहा जाता है। यानी जो निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल है, इसे 2 भागों में, यानी संस्कृति यानी जो सभ्यता है यहाँ की, इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है। दूसरी संस्कृति है हैंडक्स या दक्षिण भारत की संस्कृति, जिसको खोजा था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, और इस तरह से ये दोनों संस्कृति का जो मिलन स्थल है, जो मिलन बिंदु है, वो है चौंतरा। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है चौंतरा नामक स्थान, जहाँ पे दोनों उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे दोनों प्रकार के उपकरण, यानी उत्तर भारत के उपकरण और दक्षिण भारत के जो उपकरण है जो प्राप्त हुए हैं, वो है आपका चौंतरा नामक स्थान हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह से अगर हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे फलक संस्कृति आ गई थी, और यहाँ पे ब्लेड संस्कृति, चूंकि यहाँ ब्लेड की अधिकता ज्यादा होने लगी थी, मानव जो है तेज धार वाले उपकरण ज्यादा उपयोग करने लगा था, इसलिए इसे ब्लेड संस्कृति नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ संस्कृतियां फ्रांस से भी ली गई जो है यहाँ पे। तो फ्रांस से जो ली गई संस्कृतियां अपने भारत से कुछ मिलती जुलती थी, यहाँ से भी अक्सर जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वो संस्कृति है, अगर हम निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो इसमें है अबेबिली एसुइली संस्कृति। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि जो पेबल है, चापर, चॉपिंग, क्लीवर है, ये जो उपकरण है वो किससे बनते थे? तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा एक इसको और उसको। तो इस तरह से इसको भी आप याद रखेंगे। तो अबेबिली एसुइली संस्कृति। फिर हम जब इसमें आते हैं मध्य पुरापाषाण काल में, तो मोस्तारी संस्कृति आ गई थी। उसी प्रकार से जब हम उच्च पुरापाषाण काल में जाते हैं तो मदगला गिल्ली संस्कृति नाम से आ जाती है, यानी मगधालिनी संस्कृति। अब हम युग की बात करें तो उस समय कौन सा युग चल रहा था? तो हिम युग था, यानी पूरी तरह से बर्फ की सिल्ली यानी बर्फ की चादरों से पूरी जो विश्व का लेवल था वो ढका हुआ था और मानव जो है अक्सर पेड़ों की छांव में, घने जंगलों में ही निवास करने के लिए जो है जाया करता था। चूंकि उस समय वो मानव जो है एकदम नंग धड़ंग रहता था, उसे पहनने के लिए वस्त्र नहीं हुआ करते थे, तो छुपने के लिए और रहने के लिए वो हमेशा जंगलों का सहारा और गुफाओं का सहारा लिया करता था। तो हिम युग निम्न पुरापाषाण काल में देखने को मिलता है और वही हिम युग जो है मध्य पुरापाषाण काल तक रहता है। लेकिन जब उच्च पुरापाषाण काल में प्रवेश करता है तो वहां पे हिम युग की समाप्ति हो जाती है, धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो इस तरह से
जो है हिमयुग की आपसे पूछा जा सकता है कि हिमयुग की समाप्ति किस काल में देखने को मिलता है, तो उच्च पुरापाषाण काल में। चलिए कुछ क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रों में है आपका जैसे भीमबेटका क्षेत्र का मतलब यह है कि जहां से इन संस्कृतियों का, इन उपकरणों का या इन काल की जो विशेषता हमें जहां से दिखाई पड़ती है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो भीमबेटका एक गुफा है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। अभी हम बात करेंगे कि उच्च पुरापाषाण काल में जो है इसमें बहुत बड़े बड़े जानवरों के चित्र जो है दिखाए गए हैं, उसमें मिला है। और बेलन की घाटी है, मिर्जापुर प्लस इलाहाबाद क्षेत्र में आता है। सोन घाटी की बात करें तो जहां हमने नदियों की क्षेत्र की चर्चा किया है, अमरकंटक पहाड़ी से 2 नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा एक सोन। सोन जो है गंगा में मिल जाती है और जो नर्मदा है वो अरब सागर की तरफ चली जाती हैं। तो उसी सोन घाटी की बात हो रही है। डिडवाना की बात करें तो राजस्थान में है, यहाँ से भी प्रमाण मिलते हैं। नेवासा महाराष्ट्र में है, यहाँ से भी जो है हमें प्रमाण मिलते हैं निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल के। उसी तरह से अगर हम मध्य पुरापाषाण काल के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो इसमें भी हमको मिलता है। जितने क्षेत्र यहाँ हैं उतने ही क्षेत्र जो है यहाँ भी मध्य पुरापाषाण के वही क्षेत्र जो है वही उसी क्षेत्र से प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जब हम उच्च पुरापाषाण काल की बात करेंगे तो इसमें एक स्थान आपका कट जाएगा, वो स्थान है नेवासा। नेवासा को छोड़कर बाकी ये 4 भीमबेटका, बेलन, सोन और डिडवाना ये आपके 4 यहाँ पे रहेंगे उच्च पुरापाषाण काल में। तो इस तरह से आप जो है इन तीनों विशेषताओं को याद रख सकते हैं। कुछ और हैं, आइए उनको भी हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पे वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। थोड़ा सा हम अन्न की बात कर लेते हैं। तो अन्न में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ हमने पहले भी आपसे चर्चा किया था कि आग की खोज जो है निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन मानव जो है यहाँ आग से अनभिज्ञ था, यानी उसका प्रयोग करना नहीं जानता था। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि ये सब पत्थरों का काल है, पत्थरों का यूज करता था, तो पत्थर कहीं ना कहीं टकराए होंगे जरूर और इस तरह से उसमें से चिंगारी निकली होगी। तो ऐसा माना जाता है आग की खोज जो है निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल में है और ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि आग से प्रयोग करना मानव ने कब सीख लिया कि उससे जो है भोजन बनाना, और ये जानने लगा कि नहीं ये गर्म चीज़ें हैं, और अपनी रक्षा के लिए वो आग को लेकर के जानवरों के पास जाता था ताकि जानवर जो है डर करके वो भागें। तो ये सब प्रयोग जो है नवपाषाण काल में करता है। मध्य पाषाण के बाद जब हम पढ़ाएंगे नवपाषाण काल तो उसमें उसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ आग की खोज हो चुकी है। दूसरी बात क्या है, अन्य में एमपी के हथनौरा एक स्थान है। हथनौरा से होमो इरेक्टस मानव का एक कपाल खंड मिला है, जो कि 30 वर्षीय युवती यानी एक लड़की का कपाल खंड मिला हुआ है। और इसकी खोज जो है, जो इसका श्रेय जाता है वो अरुण कुमार सोनकिया को जाता है। ये काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए अब हम बात करेंगे मध्य पुरापाषाण काल में अन्न में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल की खोज जो है एच.डी. संकालिया को जाता है। एच.डी. संकालिया ने ही मध्य पुरापाषाण काल को खोजा था। एक स्थान है नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है। ये परवरा नदी के तट पर है। परवरा जो नदी है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है और इसी परवरा नदी के तट पर एक स्थान है नेवासा और इसे मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल माना जाता है। तो यहाँ प्रारूप स्थल आप नोट करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है नेवासा को। निम्न पुरापाषाण की बात करें कि इसमें प्रारूप स्थल किसे माना जाएगा, तो हमने वही जो चौंतरा नामक स्थान बताया जहाँ पे दोनों संस्कृतियाँ मिल रही थी हिमाचल प्रदेश में, वो है। अब हम यहाँ पे इसको मत देखिएगा, ये चूंकि उच्च पुरापाषाण काल का है, इधर नीचे जगह उतना स्थान खाली नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इस तीर को बना करके यहाँ पे हमने लिखने का प्रयास किया है। तो इसे जो है मध्य पुरापाषाण काल में मत पढ़िएगा, अभी हम इस पे आते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उच्च पुरापाषाण काल।
तो इसमें एक मानव का जन्म हो रहा है, उदय हो रहा है, जिसका नाम है होमो सेपियंस, जो कि हमारे मानव का वो पूर्वज है। यानी इसके जो मानव, आगे के जो मानव है वो हम ही लोग हैं, ऐसा माना जाता है। हमारा जो पूर्वज है वो होमो सेपियंस है, यानी इसे जो है ये आधुनिक मानव कहा जा सकता है। इस तरह से इसने सबसे पहले उच्च पुरापाषाण काल के आते आते, यानी हिम युग जब खत्म हो रहा था और जो है उष्ण यानी जो गर्मी है उस तापमान में जो वृद्धि हो रही है, उसके अंतर्गत ये एक मानव का जन्म हो रहा है जिसका नाम है होमो सेपियंस। इसने क्या किया, पहली बार उच्च पुरापाषाण काल में चित्रकारी और नक्काशी देखने को मिलता है। यहाँ पे मानव क्या करने लगेगा कि चित्र बनाना शुरू करेगा। तो देखेंगे कहाँ से इसकी प्रमाण जो है मिलते हैं। भीमबेटका की गुफा की दीवारों में पहली बार चित्रकारी देखने को मिलता है। हमने बता दिया है कि भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफा से चित्रकारी करने को मिल रहा है किस काल में, उच्च पुरापाषाण काल में। सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि चित्रकारी का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है उच्च पुरापाषाण काल में, और नक्काशी का भी। तो कहाँ से पहली बार मिला, भीमबेटका की गुफा की दीवारों में पहली बार चित्रकारी देखने को मिलता है। किसके द्वारा, होमो सेपियंस, जो हमारा आधुनिक मानव है उसी के द्वारा। इसमें कौन कौन से चित्रकार दिखाए गए हैं, 1 से 2 मीटर लंबे जानवरों के भयावह चित्र बने मिले हैं। वहां पे जो चित्र बने मिले हैं 1 से 2 मीटर से लेकर के बड़े बड़े जो चित्र बने मिले हैं जानवरों के, जैसे बारहसिंघा, हिरन, भालू, शेर। और इसमें ऐसे भयावह चित्र हैं कि जैसे लग रहा है कि कोई हिंसक जानवर मानव के ऊपर जो है अटैक कर रहा है। ऐसा चित्र वहां पे दीवारों पर बनाया गया है, बड़े बड़े चित्र जो है बनाए गए हैं कि ऐसा लगता है कि जो मानव है, जो बड़े बड़े जानवर हैं वो मानव के ऊपर टूट पड़े हैं और उनको मार रहे हैं। ऐसा भयावह चित्र इस गुफा में देखने को मिलता है। कहाँ की गुफा में, भीमबेटका की गुफा। और ये है कहाँ पे, तो ये एमपी के, यहाँ नोट कर लेंगे, एमपी के रायसेन जिला, यहाँ आप नोट भी कर लेंगे, रायसेन जिला में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और नक्काशी की बात करते हैं। तो नक्काशी में सर्वप्रथम नक्काशी जो मिलती है वो बेलन घाटी के नोहदा नाला से अस्थि मतलब हड्डी होता है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो विश्व प्राचीन है। यानी विश्व में सबसे प्राचीन जो अस्थि निर्मित यानी हड्डियों से निर्मित, यानी कोई हड्डी का कंकाल तंत्र मिला, हड्डी का कोई इस रूप में खोप, आप देखेंगे हड्डी का कोई एक कंकाल तंत्र मिला और उस हड्डी के कंकाल तंत्र में छेद करके एक नक्काशी की गई और इसलिए इसे जो है निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहा जाता है। और ये सबसे प्राचीन है, यानी पूरे विश्व लेवल में सबसे प्राचीन। कहाँ से ये नक्काशी देखने को मिलती है, बेलन घाटी के नोहदा नाला से। चलिए अब हम बात करेंगे इसके और आगे का। तो यहाँ पे सर्वप्रथम चकमक उद्योग का विकास हो रहा है। चकमक उद्योग का मतलब है नए नए उपकरण बन रहे हैं। इसमें जो है हमने बताया था कि ब्लेड जो तेज धार वाले, इस रूप में हमने बताया था जो तेज धार वाले हैं, यानी इसके ऊपर धार बनाए जा रहे हैं अब यहाँ पे। तो चकमक उद्योग का पहली बार विकास यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के पटवे एक स्थान है, यहाँ नाम नोट करेंगे, महाराष्ट्र के पटवे। ये जो है उच्च पुरापाषाण काल के हैं चकमक उद्योग का विकास, और जो हम बताने जा रहे हैं ये उच्च पुरापाषाण काल के ही, ऐसा न जानिएगा कि ये मध्य पुरापाषाण काल का है, इसीलिए हमने यहाँ पे द इंड कर दिया है। तो महाराष्ट्र के पटवे नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है। तो शुतुरमुर्ग यानी महाराष्ट्र के पटवे नामक स्थान से, और एक चित्रकारी कहाँ से मिलता है, भीमबेटका की गुफा की दीवारों से। तो इस तरह से ये उच्च पुरापाषाण काल की अन्य में ये विशेषताएं देखने को मिलता है, आप जो है याद रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और एक बेहतर क्लास में, तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।